देखिए यहाँ क्या होता है कि लोग यूथ का इस्तेमाल बहुत करते हैं। जहाँ भी जाते थे 10-20-50 लोग मेरे साथ जाते थे। नेताजी को धरती पुत्र मुलायम सिंह कहते हैं। क्या कारण रहा आप समाजवादी पार्टी में आए? और भी तो अन्य पार्टियां थी। उसके बाद से मैंने जब से होश संभाला है तो मुझे समाजवादी झंडा ही दिखाई दिया है अपने सामने। चाहे अपने गाँव में रहा हूँ, शहर में रहा हूँ, और नेताजी के जरिए भी देखा है मैंने, नेताजी के वीडियोज देखे हैं। क्या कारण रहा जो आप पॉलिटिक्स में आए? क्या रियलिटी में नए यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? ऐसा प्रोजेक्ट लग जाए मंत्री को तो हमारे यहाँ लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, उस पर रोकथाम बहुत जरूरी है। अन्य पार्टियों का कहना है कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मैनपुरी के ही कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कार्य किया, लेकिन मैनपुरी से ज्यादा तो उन्होंने अपने घर में सफाई में कार्य किया। आप भी याद हो, और ई रेजिमेंट की मांग बहुत चल रही है अभी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ई रेजिमेंट क्यों बनना चाहिए? ई रेजिमेंट अखिलेश यादव कोई 2027 में क्यों ना रहे? नमस्कार दोस्तों, मैं मानसू यादव। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर टीपी यादव, जो समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष हैं मैनपुरी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर वो तो बढ़िया नहीं और है। कैसी क्या तैयारी चल रही है आपकी? बहुत मजबूती से हम, हमारे साथी यूथ के सभी फ्रंटल और हमारी पार्टी के नेता बहुत मजबूती से लगे हुए हैं ये बार पुनः अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के। बिल्कुल सर, थोड़ा आप अपने बचपन के बारे में और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपके फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में पहले से था या आप आए हो पॉलिटिक्स में? आपके फैमिली में कौन कौन है? हमारे यहाँ तो मेरे तो पूरे परिवार में कभी कोई पॉलिटिक्स में आया ही नहीं, अच्छा, और नहीं मैनपुरी में रहा हूँ। मेरा गांव जसवंतपुर है बिल्कुल। और मैनपुरी में ही मेरी शिक्षा प्राप्त हुई। मुझे जो शिक्षा मैंने ली है वो सब मैनपुरी से ही की। और मैं स्कूल टाइम में ही ऐसा मेरा स्वभाव था कि जब मैं स्कूल में भी था तो क्लास में भी मॉनिटर रहता था, तो सारे लोग मिलते होते थे, काफ़ी लोग इकट्ठे रहते थे। तो मैं कॉलेज में आया तब काफ़ी युवा मेरे साथ हो गया। जहाँ भी जाते थे 10-20-50-100 लोग मेरे साथ जाते थे, तो नेतृत्व करने की क्षमता के लिए लोगों का सहयोग मिला, तो आज मैं यहाँ से यूथ का जिला अध्यक्ष हूँ। आप शुरू से पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में ठीक था, फिर धीरे धीरे डिग्री हासिल कर ली। आपकी शादी कहाँ से हुई है? मेरी साकी छिबराबोल से हो रही है। आपके बच्चे भी होंगे? नहीं, अभी बोलो चले। फिर भी बच्चा नहीं। आप समाजवादी पार्टी से अभी संघर्ष कर रहे हैं, क्या कारण आप समाजवादी पार्टी में आए? और भी तो अन्य पार्टियां थी। इसका कारण तो कोई नहीं, मुझे लगता है कि मैं जब से मैंने होश संभाला है, बिल्कुल। मेरी डेट ऑफ बर्थ 88 है, 1988 ईयर है। उसके बाद से मैंने जब से होश संभाला है कि मुझे समाजवादी झंडा ही दिखाई दिया है अपने सामने। चाहे अपने गांव में रहा हूँ, शहर में रहा हूँ, और नेताजी के जरिए को देखा है मैंने, नेताजी के वीडियोस देखे हैं, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा और कहीं काम हम कर ही नहीं सकते। जहाँ इतनी आज़ादी हो, अपने आप अपनी बात कहने की आज़ादी हो अपने नेता से, इतना छूट मुझे लगता कहीं किसी पार्टी की। बिल्कुल। क्या कारण रहा जो आप पॉलिटिक्स में आए? कुछ तो सोचकर आए होंगे आप ना पॉलिटिक्स में कि ये बदलाव मैं पॉलिटिक्स में आके लाऊंगा। पॉलिटिक्स में आने का मुख्य कारण तो एक तो नेतृत्व रहा मेरा। नेतृत्व था तो लोगों की आशाएं जुड़ गई, लोग हमसे जुड़ गए, यूथ जुड़ गया, उनका कुछ काम हुआ तो उन्होंने कहा नहीं आप करवा। मैं गया, किसी से बात की, मामला निपटाए, ये कॉलेज के समय से। उसके बाद में मुझे लगा कि यूथ की बात कोई ऊपर तक पहुंचाने वाला हो। बिल्कुल। देखिए यहाँ क्या होता है कि लोग यूथ का इस्तेमाल बहुत करते हैं। लोगों ने बुलाया, रैली करनी है तो भीड़ के तौर पे बुला लिया, और उसके बाद इन पर छोड़ दिया, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, कोई फोन उठाने को तैयार। ये सब मैंने देखा अपना, मैंने स्वयं खुद पे अब मेरे जब बीती, तो मुझे लगा कि कोई तो बात करने वाला हो, तो मैं फिर पॉलिटिक्स की तरफ मेरा झुकाव बढ़ गया, और ऐसे ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ मुझे, जो मैं अपने नेता से कुछ इस तरह के नेता सीधी अपनी बात रख लेता हूँ। और मुझे लगता है और भी लोगों को, जो यूथ है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता है, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जो अपने सीधी बात अपने नेता से कहा। बिल्कुल। आपने कहा कि और यूथ हैं उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्या रियलिटी में नए यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अगर ये सोच के हम घर बैठ जाएंगे कि पॉलिटिक्स बहुत खराब है, इसमें बहुत बुराइयां हैं, भलाइयां हैं, लोग गलत कहते हैं, तो फिर जितने गलत लोग हैं वो हावी हो रहे हैं पॉलिटिक्स पे। बिल्कुल।
जितने कानून बनेंगे वो सदन से ही बनेंगे, और सदन में जब वो लोग बैठे होंगे, गलत लोग बैठे होंगे, तो आप बताइए अच्छे लोगों के लिए क्या मिलेगा, देश को क्या मिलेगा चीजें। इसमें अहम भूमिका युवाओं की रहेगी कि वहां पर पॉलिटिक्स में आना होगा अच्छे काम करने। समाजवादी पार्टी जो आप, समाजवादी पार्टी का क्या अर्थ है? समाजवादी पार्टी का शुद्ध समाजवाद को लाना है, समाजवाद को स्थापित करना है। कहीं कोई ऊंच नीच नहीं, कहीं कोई जाति भेद नहीं, कहीं कोई रंग भेद नहीं। ये अच्छा समाजवाद है। समाजवाद नेताजी ने लाया। समाजवाद जब नेताजी राजनीति में आए तब सच्चा समाजवाद हमारे प्रदेश में, देश में लागू हुआ। इसीलिए उन्हें सच्चा समाजवादी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी इसीलिए रखा। समाजवादी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस देश के नहीं, इस दुनिया के उभरते हुए सितारे हैं, और मुझे लगता है आने वाला भविष्य, इस देश का भविष्य और इस देश का नेतृत्व अखिलेश जी के हाथों में जाएगा। वो इसको वो तो आपके हिसाब से ईमानदार नेता समाजवादी पार्टी में, अन्य पार्टी में आपको कौन लगता है? मुझे लगता है अखिलेश यादव जी से ईमानदार नेता इस पूरे देश में। अपने साथ जी, नेताजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे भगवान है, कभी किसी समय रहे हैं और रहे होंगे कि नहीं बीच में, तो मुझे लगता है आने वाले समय में नेताजी को भी एक भगवान के रूप में पूजा जाएगा, और उनकी फोटो रख के लोग उनकी पूजा आरती करेंगे, और आने वाले भविष्य में उनके मध्य में। बिल्कुल। और नेताजी की कुछ विशेषताएं जो आपको पता हो? नेताजी से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे लखनऊ जी, और उन्होंने, वो जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उन्होंने जब उन्हें देख के नारे लगाए नेताजी के नाम से, तो नेताजी ने गाड़ी रुकवा दी, और गाड़ी रुकवा के मंच कराए, सबसे परिचय लिया, और उसके बाद में उन्होंने अपनी बात रखी। ये उनके बीमार होने से थोड़े, मुझे लगता है 2 साल पहले की बात है। और उन्होंने पता सबको क्या समझाया, उन्होंने बहुत अच्छी बात एंडोरेंस की। उन्होंने कहा कि तुम लोग युवा हो, तुम लोग क्या करते हो, क्या कभी मोहल्ले में तुम्हारे कोई गांव में कभी बीमार होता उसको देखने जाते हो? ये उन्होंने सच्चा थी, कभी कोई आसपास में कोई बीमार हो तो उसको देखने जाना चाहिए, उसकी मदद करना। उन्होंने कहा अगर कोई गरीब तबके का व्यक्ति अगर बीमार है तो आप जाइए, गाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए, गाड़ी से हॉस्पिटल छोड़ाइए, तब लोग आपसे जुड़ेगा, तब सच्चा समाजवाद स्थापित करोगे आप लोग। ऐसे नहीं कि आप अपने पड़ोस में किसी के यहाँ नहीं जा रहे हो और बाहर देखते घूम रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, ठीक है सजवाते। तो उन्होंने कहा किसी भी तरीके से उसकी मदद होनी चाहिए। जब आप किसी की मदद करोगे तो वो व्यक्ति कभी आपको छोड़ नहीं पाएगा। अगर आप कहेंगे कि वहां चलना तो वो आदमी आपके साथ रहेगा, वो 100% आपका होगा। ऐसे लोगों की जब मदद करते हुए आप आगे बढ़ोगे तो ये समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी बन जाएगी। बिल्कुल। उनका एक कहना ये भी कि राजनीति में महिलाओं बढ़ाना बहुत जरूरी है। नेताजी ने कहा था महिलाओं की संख्या कम भी हो। बिल्कुल। क्या आप लोग महिलाओं को रोकते? ये बात सत्य है। अगर महिलाएं राजनीति में आएंगी, अच्छे काम करेंगी, तो मुझे लगता है कि महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं, जैसे कभी कभी कोई केस देखने को जब मिलता है, तो जब वो मजबूती से अपनी बात समाज में रखेंगे तो कभी ये सब चीज़ें भेदभाव सब खत्म हो जाए। तो मैं नेताजी की बात होकर मानते लोगों की जितनी मदद हो सकती है मदद करता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, और जितना हो सकता है समाजवादी पार्टी का झंडा उठा पूरे क्षेत्र में पड़ता। बिल्कुल। नेताजी ने बहुत अपने जीवन में संघर्ष किया। बहुत छोटे से उन्होंने पहलवानी लड़ी, टीचिंग भी की, बस पढ़ाई भी की, और अध्यापक भी रहे। और एक सबसे बड़ी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो समाजवादी पार्टी बन चुकी है। इस पर समाजवाद नेताजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना उन्होंने संघर्ष किया। ये नेताजी का संघर्ष ही है जो आज हम प्रदेश में नंबर 1 पर और पूरे देश में नंबर 3 पर स्थापित हो चुके हैं। बिल्कुल। ये नेताजी का वो संघर्ष, आज उसका परिणाम हमें मिल रहा है। और नेताजी के संघर्ष के साथ साथ माननीय अखिलेश यादव जी का जो हौसला, जो युवाओं को प्रोत्साहन और लोगों की मदद करने का उनका तरीका है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है।
आज के समय में ऐसा नेता शायद कहीं नहीं मिलेगा जो अगर 4 व्यक्ति रास्ते में खड़े हों उनको तो एक रुक जाए। इस जो नंबर 3 की पार्टी का मुखिया हो, देश की नंबर 3 की पार्टी का मुखिया हो, वो रास्ते में 4 व्यक्ति को देख के रुक जाए, उनसे मिले, उनसे अपनी बात रखे। इससे बड़ा मुझे लगता है समाजवादी नेता कोई नहीं होगा। नेताजी को धरती पुत्र मुलायम सिंह क्यों गए? नेताजी को धरती पुत्र मुलायम सिंह के पीछे तो कई कहानियां हैं। सही बात तो ये है, कहानियां नहीं हकीकत है, हकीकत वो हम लोगों के सबके सामने है। नेताजी बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, उनके पिताजी थे सुबर सिंह, और उस समय लगान वगैरह लगता था ये चुंगी पे। उन्होंने जब वो सत्ता में आए, उनके हाथ में, जैसा भी आपने मुझसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं राजनीति में आने के, तो उन्होंने सबसे पहले जब उनके हाथ में पावर आई तो उन्होंने सबसे पहले लगान खत्म कराया। किसानों को उन्होंने बात रखी, किसानों को जितनी सुविधा दे सकती तो उतनी सुविधा दी। तो मुझे लगता है सबसे धरती पे अगर काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो सबसे बड़ा काम करने वाले व्यक्ति किसान है, और किसानों को उन्होंने राहत दी, इसीलिए उन्हें धरती पुत्र कहा जाता। बिल्कुल। अन्य पार्टियों का कहना है कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है, इस पर आप क्या कहना चाहें? अब देखो, विरोधी है तो विरोधियों को काम तो है, वो तो आरोप लगाएंगे। विरोधियों को कहाँ गया आरोप लगाना, इसमें कोई रोक सकता है? अगर सब गुंडों की पार्टी होती तो आज देश की नंबर 3 की पार्टी कैसे बनी होती, इस प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी कैसे बनी होती? बताइए। 37 सांसद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर बने हैं और गठबंधन भी 43। तो आप बताइए कैसे बनती अगर गुंडों की पार्टी होती? और ये लोग आरोप ये लोग लगाते हैं, जो आपने शहर भर में देखा होगा, रोज एक कहीं ना कहीं खबर आती है इनके नेताओं के कांड से। कोई हाईवे में लूट कर रहा है, कोई पार्टी कार्यालय में लूट कर रहा है, कोई जमीनें कब्जा कर रहा है। अब आप देखिए, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, किसने विधानसभा का मामला था, हम लोगों ने धरना किया। एक दलित व्यक्ति है, दलित हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सत्य पटेल, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया भाजपा के लोगों द्वारा, और कोई प्रशासनिक अधिकारी कब्जा दिलाने को तैयार नहीं है। वहां अधिकारी गए, नाप तोल की, उसका कब्जा कराया, मुड्ढी गड़वाई, और उसके बाद जाके उसकी लोगों ने जाके पुलिस से खत्म कर दिया, फिर दोबारा कब्जा ले लिया। और जब अधिकारियों ने शिकायत दी थी, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, और फिर हम लोगों को धरना देना पड़ा। तब उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नपवाएं, और बोलो आरोप लगाते हैं ये गुंडागर्दी में। बोलो गुंडागर्दी, अब आप बताइए गुंडागर्दी कौन कर रहा है? हम लोग को कहाँ गुंडागर्दी था? अभी हम लोग सरकार नहीं है तब भी आरोप लगाते हैं गुंडागर्दी का। आप बता, लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना। अभी आगरा में आपने देखा होगा, सरेआम तलवारें लहराएं, सरेआम धमकियां मारने की, काटने की। केवल उनका कसूर इतना है, दलित सांसद थे और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सांसद, इसलिए गुंडागर्दी की। कभी आपने समाजवादी पार्टी को सरकार में कभी देखा अपनी तलवारें लहराते हुए, वो सरेआम ऐसे गुंडे करते हुए? और कोई सबका किसी प्रकार कोई मानने को तैयार नहीं है। उनको घर से निकलना बंद करा दिया, वो कहीं जा नहीं सकते। ये गुंडागर्दी कब वाले करते, सपा वाले कभी गुंडा करते? लेकिन अगर मैनपुरी को देखा जाए तो अगर किसी गुंडे में नाम आता है तो मैनपुरी में सबसे ज्यादा नाम आता है, मैनपुरी सबसे आगे रहता है। इस पर क्या कहें? आप एक काम करिए, इसका जवाब केवल शासन दे सकता। आप एक सूची निकल रही है अपराधियों, और देखिए कि आज के जो टॉप अपराधी हैं, जो नंबर 1 से चल रहे हो, वो देखिए कहाँ किनके साथ रह रहे हैं, किस जाति के, क्या काम कर रहे हैं। अपने आप आपको पता लग जाए है गुंडे कौन है, इसमें किसी कहने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सरकार उपलब्ध कराएगी डाटा, आप डाटा निकालिए, पता लग जाएगा। उनकी प्रोफाइल खोलिए, देखिए कौन नेताओं के साथ घूम रहे हैं लोग। भाई गुंडे बुंडे कदीपा घोषित पड़े हैं, जिसके ऊपर मुकदमे हैं, कोई जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, जो गोली चला रहे हैं, उनका एक डाटा शीट आप में रखवाइए, आपको पता लग जाएगा सबसे ज्यादा मुकदमे किस पे है, मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल। समाजवादी यहाँ पे मैनपुरी में काफी टाइम से सरकार है, समाजवादी का ही शासन रहा है, तो मैं समाजवादी पार्टी में मैनपुरी में क्या क्या कार्य किए? समाजवादी पार्टी की सरकार में आप अगर काम गिनाने का आओगे तो हमें मुझे लगता है शाम तक काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप कुछ में महत्वपूर्ण
प्रोजेक्ट बताता हूँ तेरे को। आप देखिए, मैनपुरी लोकसभा की बात करें या मैनपुरी जिले की बात करें? मैनपुरी लोकसभा की बात। मैनपुरी लोकसभा में आप देखिए, मेडिकल कॉलेज भी सेफ देंगे मेरे को, समाजवादी पार्टी के देना थे। तरेल जो बस स्टैंड समाजवादी पार्टी की दे। उसके बाद में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समाजवादी पार्टी की देन है। सैनिक स्कूल समाजवादी पार्टी की दे। मैनपुरी बस स्टैंड समाजवादी पार्टी की दे। कन्या महाविद्यालय कुरावली समाजवादी पार्टी की देन है। कन्या महाविद्यालय मैनपुरी समाजवादी पार्टी की दे। एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी की दे। ऐसी कोई सड़क नहीं होगी मैनपुरी की जिसपे हमें चलें और हमें गाड़ी चलाने में परेशानी हो। ये सब समाजवादी पार्टी दे गए। बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए समाजवादी पार्टी। कन्या विद्याधन दिया समाजवादी पार्टी। वृद्धा पेंशन दी समाजवादी पार्टी। बच्चों को साइकिल दी समाजवादी पार्टी। स्ट्रीट लाइटें दी समाजवादी पार्टी। आप देखते मैनपुरी अगर कोई सुई भी गिर जाएगी कि उतनी अच्छी रोशनी थी कि उसमें अब सुई गिलाई पड़ जाएगी और सुई आप बन सकते हैं। आज एक भी लाइट नहीं जल रही है। सारी अच्छी लाइटें, इतनी बढ़िया लाइटें लगी थी विशिष्ट, उनको हटा के बहुत घटिया क्वालिटी की लाइटें लगा रखी हैं उससे है। और मैं चाहता हूँ आप हिमकाल के सौजन से ये काम हो तो वो जाएं और इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और अपने यूट्यूब चैनल पे उतारें। बिल्कुल। लेकिन मैनपुरी के ही कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कार्य किया, लेकिन मैनपुरी से ज्यादा तो उन्होंने अपने घर में सैफई में कार्य किया है। अच्छा मुझे आप बताओ, सैफई कौन सी लोकसभा में? मैनपुरी से। तो फिर ये कैसे वैसे उनका है? कोई काम हुआ तो बहुत मैनपुरी लोकसभा, हाँ मैनपुरी में हुआ। आप बताइए। फिर एक्सप्रेस वे जो निकला है वो कहाँ से निकला है? करेल से निकला है ऐसे नहीं? तो वो मैनपुरी जिले में है कि देशवी जिले में है? जिले में, मैनपुरी में। इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ है मैनपुरी। सैनिक स्कूल कहाँ है? और ये लोग जो आरोप लगाते हैं वो पिछले मुझे लगता है साल 7.5 साल से सत्ता बने हुए उन्होंने क्या काम कराया? एक बार वो अपने भी काम गिना दे, क्या बात दिया उन्होंने? अब तो सत्ता में, अब तो ये आरोप नहीं ला सकते कि हम सत्ता में नहीं, हम बाहर है। अब लगा देते कहाँ? बिल्कुल केवल पत्थर से काम रखेगा। ये पत्थर वालों की सरकार पहले आई थी जो आज ढूंढे नहीं मिल रही और वो ही काम ही दोहरा रहे हैं, पत्थर पे ही काम कर रहे हैं। फिर जनता इनको भी शिकता से भाग कर। आप 107 विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, आप क्या चेंजमेंट ला सकते हैं जो आपको लगता है कि ये चेंजमेंट होना चाहिए? देखिए, जब हम सक्रिय राजनीति में है और जो भी सक्रिय राजनीति होता है तो वो चाहता है कि हम किसी ऐसे पद पर आ जो हम लोग हमसे मिलते हैं उनका काम। अगर मुझे कभी मान लिया राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी में ना पाते तो सबसे पहला काम मैं बेरोजगारी को ऊपर करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा, सरकार से गुजारिश करूँगा, जब मैं कभी सदस्य बनूंगा तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा और मेहनत करूँगा, उनसे काम लेते आऊँगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट लग जाए मैनपुरी में जो हमारे लोग बाहर नौकरी बनने में आते उसके रोकथाम बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो बाहर चले जाते तो यहाँ से उनका बिल्कुल थोड़ा ये मान लो अटैचमेंट बहुत कम हुआ है वहाँ। जब वो यहाँ रहेंगे लोगों से पूछ सकते हैं बहुत अटैचमेंट और आपसी भाईचारा बढ़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य युवाओं की बेरोजगारी को दूर करना रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि युवाओं की बेरोजगारी जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन युवा नशे में भी बहुत जा रहा है अपने जी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप बताइए कि पहले जब सरकारी ठेके होते थे, जो बिल्कुल सरकारी दुकानें आबकारी विभाग उठाता था, तो ये दुकान यहाँ है, एक दुकान वहाँ है। अब इतनी अच्छी सुविधा कर दी है कि एक ही जगह सम्मिलित कर दिया है। आप जो चाहें वो एक ही जगह से ले सकते हैं, जरा परेशानी पीने वालों को नहीं है। ये सरकार है, एक दुकान खुली हमारे हैं। अब तो शराब के ठेलों को भी नाम रखने लगे लोग। कभी आपने शराब के ठेलों को नाम सुना? इन रस्मत के ठेला खुला हमारे करेल चौड़ा है, उसकी दुकान का नाम है रस्मय। ये लगता है रस्मय पढ़ो तो पता नहीं कितना बढ़िया वहां शरबत मिलता हुआ और बिकती शराब। तो ये बढ़ावा कौन दे रहा? सरकारी बढ़ावा दे रहा है।
उनको दुकानें कम करनी चाहिए, वो दुकानें बढ़ा रहे हैं। जो चीज़ बढ़ानी चाहिए उसे कम कर दे। तो क्या होगा, सबसे पहले इनको शराब की दुकानों पे पहुंच कंट्रोल करना होगा और कम दुकानें करनी होंगी। अब जैसे किसी गांव के पास एक दुकान, तो वहां का व्यक्ति तुरंत जाएगा, लेगा, जिएगा और खाना परेशान करेगा सब। अगर वही दुकान उससे 10 किलोमीटर दूर होगी तो वो एक बार सोचेगा कि 10 पेट फट जाए ना जाए। सबसे पहले तो ये, और मैं तो चाहता हूँ पूरे प्रदेश शराबबंदी पीछे। अब बहुत प्रदेशों में हो सकती है तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती। ये जब सत्ता से बाहर थे वाजपेयी को, तो ये लोग रोज आंदोलन करते थे, ये हो रहा है सरकार में, महंगाई हो रही है, शराब बिक रही है, ठेके खुल गए, ठेकों पर पूरे दिन बैठ गए। अब आप सत्ता में है तो आप लोग शराबबंदी लागू क्यों नहीं करा रहे। हम जवाब चाहते हैं भाजपा से, जो अभी सत्ता में बैठे ऊपर, तो आप लोग शराबबंदी क्यों नहीं करा, ऐसा क्या कारण है। सारे ठेके इनके लोगों को मिले, ये अपने लोगों को पैसा कमाने में लगे हुए, ये कतई जनता का भला नहीं देख रहे, एक अपने लोगों का भला कर रहे। चिंता से क्या होता? ये जनता से मतलब ये है, ये जनता का भला तब होगा जब ये शराबबंदी होगी। अभी एक घर में एक व्यक्ति शराब पी के आए और वो पूरे घर में गाना, ये समझ लो आपके उधम करके फेर देगा, पूरा घर परेशान होता, बच्चे परेशान होते, पत्नी परेशान होती, माँ बाप परेशान होते। अगर शराबबंदी हो जाएगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और आगे बढ़ेगा। ये तभी हो सकता है जब सरकार शराबबंदी कर दे। आप अपने फील्ड में कैसे काम पर? मैं अपने फील्ड में देखो, से मिलना होता है। मेरी दिनचर्या है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपने घर पे बैठता हूँ, जो लोगों को पसंद मिलना होता है वो आते हैं, उनसे मिलता हूँ, उनके बात नहीं कहनी है तो उनकी बात कहता हूँ, किसी से मिलवाना है तो उनसे मिलवाने के लिए वो देता हूँ। उसके बाद नहा धो के फिर मैं क्षेत्र में निकलूँगा। हर गांव से क्षेत्र से लगभग फोन आ जाते हैं, कहीं कोई मृत्यु हो गई है, कहीं भी घटना हो गई। सबसे पहला काम मेरा रहता है कि मिट्टी आना, और शाम को 5 बजे तक, 5:30 बजे तक मैं पूरे जल क्षेत्र में रहता हूँ। जहाँ दुनिया कोई घायल हुआ हो, किसी एक्सीडेंट हुआ है, किसी कोई बात है, तो उन पर क्या करता हूँ। उसके बाद हम शाम को फिर लोगों से मिलना और अपने शादी विवाह का शाम को। फिर को आप जनता की बात सुनकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, कहला देते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और से नेता हैं ऐसे जो उन्हें लगा कि ये हमारे काम का, उसका तो काम हो गया, विवाद वाकई टहलाने वाले नेता होंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ अगर कोई काम है किसी का तो मैं चाहता हूँ उसे सॉल्व करूँ। मैं उसको अपने साथ लेके जाता हूँ, संबंधित व्यक्ति से मिलवा, जो उसका काम करेगा। अगर किसी कारणवश मेरे द्वारा वो काम नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने से ऊपर, जो हमसे ऊपर नेता लोग हैं, जो हमसे ऊपर हमारे व्यक्ति हैं, हमारा नेतृत्व है, हम उनसे मिलवा के उनका काम कराने के कहते हैं। मैं चाहता हूँ 100% किसी का काम हो, हमारी कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रहती। को आप भी यादव हो और आई रेजिमेंट की मांग बहुत चल रही है अभी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई रेजिमेंट अहीर रेजिमेंट की मांग जो चल रही है, अभी उस दिन एक यात्रा थी, मैं आला जयंती पर आला जयंती, तो उसमें मैं भी शामिल हुआ था। तो अहीर रेजिमेंट की मांग है, अच्छा अपने समाज की मांग को कौन नहीं उठाना चाहता, हर व्यक्ति उठाना चाहता। तो हमारे लोग भी मांग उठा, एवा मांग उठा रहा, तो हम उनकी मांग में शामिल हैं। जब सबसे ज्यादा बलिदान देने वालों में यादवों का नाम होगा, रेजिमेंट युद्ध में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा एक साथी यादव शहीद हुए थे। अभी भी जो पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था उसमें भी यादव शहीद हुए। तो क्यों नहीं चाहेंगे हम कि हमारे नाम भी एक रेजिमेंट हो, जो अन्य जातियों को रेजिमेंट नाम से है, तो हम भी चाहते हैं ये रेजिमेंट बनाई जाए। और ये हमारी मांग है, और अपने नामों मांगने का पूरा हक हम लोगों को है। हम चाहते हैं सरकार से, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं ये रेजिमेंट बनाने की घोषणा की जाए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता अभी तक आई रेजिमेंट है क्या, आई रेजिमेंट से बनने से क्या क्या फायदे होंगे, ये आप बताइए। क्यों बनना चाहिए आई रेजिमेंट? देखिए, अहीर रेजिमेंट सबसे बड़ा एक नाम हमारे समाज का जो होगा। जैसे अभी हम लोग नाम लेते हैं कि वो रेजिमेंट, वो मुझे लगता है कि सारी रेजिमेंट सबको पता नहीं रहता। ये तो रेजिमेंट जो प्रॉपर उनके समाज के हिसाब से बने हुए, उन्हीं के नाम लोग जानते हो। ये तो सबसे बड़ा ये निकल के आएगा जब हमारी रेजिमेंट बनेगी, तो उसमें पूरा उनका इतिहास लिखा जाएगा। जो शहीद हुए लोग, उनका पूरा इतिहास लिखा जाएगा, इतने लोग शहीद हुए हैं, हमें उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। और हमारे युवाओं को
जैसे अभी आप जाइए कहीं सुबह 4 बजे सड़क पर देखिए, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सड़क दौड़ने वाले लोग याद करके हूँ, तो सबसे ज़्यादा तो उनका भी हौसला बजाई होगी। अब जे गाना भी होगा। आप नेता हो एक नए इनको आने के लिए क्या कहना चाहोगे? आप पॉलिटिक्स में आए, वो किस तरीके से काम करें? पॉलिटिक्स में आए, पॉजिटिव सोच के साथ काम करते, जरा भी जल्दबाजी में ना आए, क्योंकि कि 4 दिन आए 5वें दिन कह रहे हो गया हम तो बहुत संघर्ष किया है। मैंने देखा है कई लोगों जो मेरे सामने आए हैं, वो कहते हैं कि हमने पूरा जीवन खपा दिया, अभी तुम्हारी उम्र क्या होगी। बिल्कुल, जीवन हमारे के लिए बहुत लंबी उम्र होती है। आए सच और पॉजिटिव सोच रखें, ये जल्दबाजी का निर्णय है, ये बहुत जल्दी हमें बहुत कुछ। जिसने शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है उसकी बहुत दुर्दशा हुई हमेशा है। तो वो आए अपने युवाओं के बीच की बात नेतृत्व से रखें, आंदोलन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातों को सरकार के सामने प्रस्तुत करें, ज्ञापन अधिकारियों द्वारा दें, जिससे कि वो सरकार पहल बढ़े। होगा भी जरूरत क्या है, जब ये सारी माने वो अपने ऊपर तक पहुंचाएंगे तभी अपने लोगों की बात बीच में वो रहेंगे। जब अपने लोगों की बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो राजनीति में क्या कोई मतलब नहीं रहेगा था। इसलिए सबसे पहले तो अपने बीच की बातें जो है, लोगों की जो जरूरत है, वहाँ की जो जरूरत है उसको सरकार तक पहुंचा। जब सरकार तक अपनी बात पहुंचा लेंगे तो अपने आप वो लोग तुम्हें नेतृत्व की सौंप देंगे। बिल्कुल। अभी ज़्यादातर अपने पढ़े लिखे युवक बहुत कम है, बहुत कम पढ़ रहे, वो बिना पढ़े लिखे पॉलिटिक्स में भाग रहे हैं। उन्हें जानकारी नहीं है, भाईचारा बना रहे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है पॉलिटिक्स क्या होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो कोई ऐसा नहीं है जाना बिना पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स आ रहे, पुराने जमाने की बात है। अब तो आते ही है एक से बड़े लोग, PhD हो जाता है लोग, बड़ी बड़ी प्रोफेसर बड़े राजनीति में आ रहे, और वो तब आ रहे हैं जब वे बड़े बड़े पदों पे बैठे थे। तब उनको लगा अगर हम राजनीति नहीं आएंगे तो राजनीतिक दिशा भटक जाए, देश की होता राजनीति की दिशा भटक। अच्छा, जब अच्छे लोगों की संख्या कम हो जाएगी किसी ग्रुप, अब मान लीजिए आप एक कोई सदन है, सदन में 100 की संख्या है और उसमें 80 लोग गलत किस्म को शामिल हो जाएंगे तो 20 वालों को तब तो चलेगा ही नहीं। बल्कि इसकी भाई सदन में क्या चाहिए, बहुमत। और जब बहुमत में अच्छे लोग कम होंगे तो खराब लोग हावी हो जाएंगे, और खराब लोग हावी तब हो जाएंगे जब अच्छे लोग राजनीति में आना ही नहीं चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ अच्छे पढ़े लिखे लोग, युवा राजनीति में चलूंगा। अखिलेश यादव कोई 2027 में क्यों ला रहे? देखिए, अखिलेश जी को लाना बहुत जरूरी है इस प्रदेश में, क्योंकि युवाओं की बात को केवल युवा समझ सकता। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा कॉलेज चाहिए तो आपको अखिलेश जी को लाना पड़े, सैनिक स्कूल जैसा सैनिक स्कूल चाहिए तो आपको अखिलेश जी को लाना, कन्या विद्याधन चाहिए तो अखिलेश जी बुलाना पड़ेगा, लैपटॉप चाहिए तो अखिलेश जी बुलाना पड़ेगा, टैबलेट चाहिए तो अखिलेश जी बुलाना पड़ेगा, अच्छी हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए तो अखिलेश जी बुलाना पड़ेगा, वृद्धा पेंशन चाहिए तो अखिलेश जी बुलाना पड़ेगा, महिला डिग्री कॉलेज चाहिए तो अखिलेश जी बुलाना पड़ेगा। तो जब इतनी सारी सुविधाएं अखिलेश जी देंगे और राज कोई और करेगा, और अगर ऐसा लगता है कि और कोई काम बचता है तो मुझे मैनपुरी दे देंगे, कोई एक काम बना दें जो जिससे आम जनता को लाभ मिला। बस यही संपारण है कि उन्होंने इतने काम कराए तो दत्ता चाहती है अखिलेश जी अपने कागज हो और दोबारा जनता के कामों को आगे। आप लास्ट में से समाजवादी के लिए क्या देना चाहेंगे टाइम का शो किटा? मैं आपको, आपके दर्शकों को और सारी जनता, समाजवादियों पूरे प्रदेश को मैं कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ है वहाँ काम करें। समाजवादी के लिए क्या देना चाहेंगे टाइम का शो किटा? मैं आपको, आपके दर्शकों को और सारी जनता, समाजवादियों को पूरे प्रदेश को मैं कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ है वहाँ काम करें। बिल्कुल।
ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ और मैं दूसरे जिले में जाके काम करूँ। जो जहाँ है, मैं अपने गांव में रह रहा हूँ, अपने गांव के लोगों को देखूँ, मैं शहर में रह रहा हूँ, अपने कॉलोनी के लोगों को देखूँ, उन्हें समझाऊँ कि समाजवादी पार्टी ने क्या क्या फायदे कराए आप लोगों को। बिल्कुल। आज आप देख रहे हैं बिजली गांव में नहीं मिल रही है, बिल्कुल। शहर में बिजली नहीं मिल रही है। ये ग्रुप है बिजली का, ये कि मैं यहाँ हूँ और मैं दूसरे जिले में जाके काम करूँ। जो जहाँ है, मैं अपने गांव में रह रहा हूँ, अपने गांव के लोगों को देखूँ, मैं शहर में रह रहा हूँ, अपने कॉलोनी के लोगों को देखूँ, उन्हें समझाऊँ कि समाजवादी पार्टी ने क्या क्या फायदे कराए आप लोगों को। बिल्कुल। आज आप देख रहे हैं बिजली गांव में नहीं मिल रही है, बिल्कुल। शहर में बिजली नहीं मिल रही है। ये ग्रुप है बिजली का, विभाग द्वारा बनाया है। उसमें मैं देखता हूँ इतनी शिकायतें आती हैं, वो ही तार हैं, वो ही बिजली घर है, वो ही कर्मचारी है। वही कर्मचारी। समाजवादी पार्टी की सरकार में शायद बिजली जाने कभी मौका नहीं लगा, बिजली जाती हो। अब आप देख लीजिए, अब आप चाहें तो आप अपने कपड़े धो के और इन तारों पे सुखा सकते हैं। बिल्कुल। कपड़े आप तारों पे सुखा सकते हैं, लेकिन बिजली नहीं आएगी, कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। तो मैं सबसे चाहता हूँ समाजवादी पार्टी ने जो जो काम किए, उन कामों को जनता के बीच में जाएं, उनको अपनी बात बताएं कि सरकार से क्या क्या फायदे हुए। और जब हम लोग जनता के बीच में रहेंगे, हम कहते हैं कि जरूरी नहीं आप पूरा समय में 2 से 3 घंटे 4 घंटे, आम आदमी भी सभा का काम गिना सकता है, आम आदमी, बिल्कुल। क्योंकि इतने काम ही किए हैं, कोई भी काम गिना सकता है। जब आप सब लोग एक एक आदमी को अपने काम गिना दोगे तो मुझे लगता है पूरी जनता का जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ हो जाएगा और एक बार पुनः 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री पद पर बिठाएंगे। यही मेरी आशा है, यही विश्वास है। 2027 के लिए आप तैयारी कर रहे हो और समाजवादी के लिए 2027 के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो एक एक आदमी को अपने काम गिना दोगे तो मुझे लगता है पूरी जनता का जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ हो जाएगा और एक बार पुनः 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री पद पर बिठाएंगे। यही मेरी आशा है, यही विश्वास है। 2027 के लिए आप तैयारी कर रहे हो और समाजवादी के लिए 2027 के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ जो जहाँ अगर जैसे तैयारी कर रहा है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो लोग अपनी मेहनत बराबर करें। ये निर्णय राष्ट्र नेतृत्व के हाथों में रहेंगे कि राष्ट्र नेतृत्व किसे चुनाव लड़ा है। इसके लिए आप तैयारी कर रहे हो और समाजवादी के लिए 2027 के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ जो जहाँ अगर जैसे तैयारी कर रहा है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो लोग अपनी मेहनत बराबर करें। ये निर्णय राष्ट्र नेतृत्व के हाथों में रहेंगे कि राष्ट्र नेतृत्व किसे चुनाव लड़ा है। ये नहीं कि राष्ट्र नेतृत्व ने किसी और को चुनाव लड़ा दिया तो हम देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ जो जहाँ अगर जैसे तैयारी कर रहा है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो लोग अपनी मेहनत बराबर करें। ये निर्णय राष्ट्र नेतृत्व के हाथों में रहेंगे कि राष्ट्र नेतृत्व किसे चुनाव लड़ा है। ये नहीं कि राष्ट्र नेतृत्व ने किसी और को चुनाव लड़ा दिया तो हम अलग जाएंगे, विरोध करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। राष्ट्र नेतृत्व जिसे टिकट देगा हम उसके साथ रहेंगे, उसकी मदद करेंगे और पूरे जी जान से चुनाव लड़ाएंगे। ये निर्णय राष्ट्र नेतृत्व के हाथों में रहेंगे कि राष्ट्र नेतृत्व किसे चुनाव लड़ा है। ये नहीं कि राष्ट्र नेतृत्व ने किसी और को चुनाव लड़ा दिया तो हम अलग जाएंगे, विरोध करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। राष्ट्र नेतृत्व जिसे टिकट देगा हम उसके साथ रहेंगे, उसकी मदद करेंगे और पूरे जी जान से चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए। आपको कैसा लगा हमारे शो में आकर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। और को चुनाव लड़ा दिया तो हम अलग जाएंगे, विरोध करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। राष्ट्र नेतृत्व जिसे टिकट देगा हम उसके साथ रहेंगे, उसकी मदद करेंगे और पूरे जी जान से चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए। आपको कैसा लगा हमारे शो में आकर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बिल्कुल, धन्यवाद। जो आपने हिमकास्ट शो के माध्यम से मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, बिल्कुल, अपने स्टूडियो में बुलाया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ऐसा पॉडकास्ट अभी तक मैनपुरी जिले में तो किसी ने शुरू नहीं किया है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको बधाई कि आपने नई चीज़ का यहाँ लाए और युवाओं के अपने स्टूडियो में बुलाया। तो मैं चाहता हूँ आप बहुत तरक्की करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई बिल्कुल। जो आप इनके माध्यम से हमें सब देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।